सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। प्यारो मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। आरफा को अपनी आगोश में समेट लो और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। क्या इस आड़े वक्त में कंबल पोश बुजुर्ग की दुआएं भी मेरे किसी काम नहीं आ सकेंगी? और दूसरी तरफ से खामोशी रही। आरफा की निगाहें अब पथराने लगी थीं और मैं कांटों पर तड़प रहा था। वक्त की रफ्तार तेज हो गई। आरफा रह रह कर हिचकियां ले रही थी और कोई भी आने वाली हिचकी मौत की आखिरी हिचकी भी साबित हो सकती थी। और मैं कुछ और ना कर सका तो मैंने उसे अपनी बाहों में पूरी शिद्दत से समेट लिया। आरफा, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और मैं बार बार इन्हीं अल्फाज को दोहरा रहा था और मेरे हाथों का हल्का अब तंग हो रहा था। शायद मैं आरफा को अपने दिल की आवाज सुनाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरा दम घुट रहा है, प्लीज ये आप क्या कर रहे हैं? और मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। आरफा मुझे अजीब शोक नजरों से घूर रही थी और ख्वाब गाह में रोशन नाइट बल्ब की रोशनी में वो इस वक्त मुझे बिल्कुल पहले ही की तरह तरोताजा नजर आ रही थी। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। उस पर जिंदगी का सूरज पूरी आबोताब से दमक रहा था और मैंने निगाहों का जाविया तब्दील किया। उसके गुदाज होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट कुछ फैल रही थी और खून का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। और मैंने बौखलाकर आरफा को अपनी बाहों के हिसार से आज़ाद कर दिया। बेड स्विच को ऑन किया तो हर शय अपनी असली हालत में मौजूद थी। शायद मैंने कोई भयानक और डरावना ख्वाब देखा था जिसके असरात अभी तक मेरे चेहरे पर पसीने की शक्ल में मौजूद थे। और मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपकी तबीयत अब कैसी है? आरफा ने अपने नाइट गाउन की बेतरतीबी को दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से पूछा और खुद ही मेरी नब्ज पर हाथ रखकर बोली, खुदा का शुक्र है कि बुखार टूटता हुआ नजर आ रहा है, वरना 2 दिन से तो आपको कोई होश ही ना था। क्या मैं 2 दिन तक बेहोश रहा हूं? मैंने हैरत का इजहार किया। परेशान मत हो, वो बड़ी मासूमियत से बोली। डॉक्टर ने आज शाम ही यकीन दिलाया था कि आप बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। नसीम और नदीम भाई भी आपकी हालत देखकर परेशान हो गए थे और नसीम दिन रात आपकी तैमारदारी में मेरा हाथ बटाती रही है और नदीम भाई भी हर वक्त खोए खोए से नजर आते हैं। ये सब तुम लोगों की मोहब्बत का नतीजा है, वरना आप फिलहाल ज्यादा बातें करने से परहेज करें। आपको सुकून और आराम की जरूरत है। और फिर वो उठने लगी तो मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? लिबास तब्दील करके शुक्राने की नमाज अदा करूंगी, वो मुस्कुराकर मसहरी से नीचे उतरते हुए बोली। और मैंने आपकी सेहतयाबी के लिए 12 नफलों की मन्नत मानी थी। और मैं अकीदत भरी नजरों से आरफा को देखता रहा, लेकिन ख्वाब की बातें अभी तक मेरे आसाब पर तारी थीं। 2 रोज बाद मैं शाम को लान पर बैठा सबके साथ चाय पी रहा था कि सराज आ गया। आरफा और नसीम उठकर अंदर चली गईं। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मैं दफ्तर जाने के लिए भी तैयार हुआ, लेकिन नसीम और आरफा ने मिलकर एक रोज और आराम करने आने का तकाजा इतने इसरार से किया कि मैं उनकी बात को रद्द ना कर सका। और मेरी बीमारी के दौरान मेरे अमले के अफराद फोन के जरिए रोजाना मेरी खैरियत दरियाफत करते और इन 2 दिनों में हालात ने क्या सूरत इख्तियार की थी मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। नदीम ने भी मुझसे किसी बात का जिक्र नहीं किया। आरफा और नदीम हर वक्त मेरी दिल जोई और देखभाल की खातर मुझे इस तरह घेरे रहती कि मुझे तन्हाई में नदीम से गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिल सका। और सराज ने आकर सबसे पहले मेरी खैरियत दरियाफत की। कुछ देर तक हमारे दरमियान रस्मी बातें होती रहीं और फिर सराज ने कहा, मिस्टर शहबाज, क्या अब आप पूरी तरह फिट हो चुके हैं? कोई अहम बात? मैंने सराज के सवाल को महसूस करते हुए दरियाफत किया। बयान की तब्दीली के बाद अब हुकूमत जगत नारायण की पुर इसरार और खतरनाक शख्सियत की बिना पर अहमद गोरी का केस
जल्द अज जल्द निपटाना चाहती है और इसी गर्ज से कल उसे बाकायदा मुकदमा चलाने के सिलसिले में पहली बार अदालत में पेश किया जाएगा और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस मौके पर आप भी मौजूद रहें तो मुझे खुशी होगी और मेरे मौजूद होने से क्या फर्क पड़ेगा, आप इससे बस मेरी ख्वाहिश समझ लें। सिराज ने इसरार किया और मेरा ख्याल है कि मिस्टर सिराज तुम्हारी मख्फी सलाहियतों से बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। नदीम मुस्कुराकर बोला, आसफ की गिरफ्तारी के सिलसिले में तुम्हारे इल्म नजूम और उसकी माँ और भाई के ज़मन में इल्म के आना से मिस्टर सिराज की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो गई थीं और हो सकता है कि अहमद गौरी का चेहरा नजर आने के बाद तुम्हारी छठी हिस्स फिर कोई ऐसा शोशा उगल दे जो जगत नारायण तक पहुंचने में मुआवन हो सके। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि ये तमाम बातें मेरी ज़ात से क्यों नथी की जा रही हैं, जबकि खुद मुझे इसका कोई इल्म नहीं। मैंने अनजान बनकर संजीदगी का इजहार किया। ऐसा होता है, नदीम ने तेजी से कहा। बस औकात इंसानी जहन में बिजली की तरह अस्पारक करता है और ऐसी कैफियत में इंसान की जुबान से जो बात निकलती है वो हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित होती है। और तुम भी अगर मुस्तकिल मजाजी से जहनी तौर पर अर्तकाज और मराकबे का अमल शुरू कर दो तो मौजूदा बिजनेस से होने वाली आमदनी से ज्यादा कमा सकते हो। आप शायद मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिराज ने नदीम से कहा। जी नहीं, आमना के सिलसिले में खुद आप ही ने मुझे शहबाज के इल्म नजूम या दस्ते शनासी की कहानी सुनाई थी और उसकी माँ और भाई की बाजियाबी भी। आप फिक्र ना करें मिस्टर सिराज, मैंने मुस्कुराकर कहा। अगर आपका इसरार है तो मैं कल अदालत में आपके साथ ही जाऊंगा और अगर निदा बाजियाब हो जाती तो हमारा काम ज्यादा आसान हो सकता था। सिराज दबी जुबान में बोला। फर्क क्या पड़ेगा, नदीम ने कहा। अहमद गौरी अपने मजमूम हरकत का एतराफ कर चुका है लेकिन उसके बावजूद वो सजा से बच जाएगा। आप मेरा मतलब नहीं समझे, सिराज ने वजाहत की। निदा का बयान बहुत सी और साजिशों पर से भी पर्दा उठा सकता है। नदीम ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गया। निदा के तज़किरे पर मैं भी उलझ गया और मेरे ज़हन में वाक़यात दोबारा उभर आए जो नदीम के फार्म हाउस में पेश आए थे। बहरहाल बात बनाने की खातर सिराज से पूछा, क्या अहमद गौरी ने निदा के बारे में मजीद कोई मालूमात फराहम नहीं की? और उसने महज शुबा ज़ाहिर किया है कि हो सकता है उसके अगवा में भी वही लोग शामिल हों जिन्होंने प्रोफेसर इब्रार से फार्मूला हासिल करने की खातर उसे खरीदा था। इसमें शक की गुंजाइश है, नदीम ने जवाब दिया। अहमद गौरी की गिरफ्तारी के बाद निदा को मंजर आम से हटा देना ही मुजरमों के लिए फ़ायदा मंद था और मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन अभी तक कोई खोज नहीं मिला। और कोई अहम बात, मैंने निदा का मौजू बदलने की खातर कहा। नगमा और आसफ की मौत के बाद अब सेठ नमान का क्या रद्द अमल है? वो अभी तक सरकारी हलकों में अपना असर सूख इस्तेमाल कर रहे हैं, सिराज बोला। और ऊपर से बार बार अहकामात भी यही मिल रहे हैं कि उन दोनों के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस की मुलाजमत में इस किस्म के मद्दोजदर तो आते ही रहते हैं और बात कुछ दिनों तक गर्म रफ्तारी की सूरत इख्तियार किए रहती है और फिर वक़्त के साथ साथ ऐसी फाइलों को सर्द खाने में डाल दिया जाता है और शायद ये हमारी मजबूरी है। सिराज ने इस बार दबी जुबान में कहा, हमारे मुल्क में जराइम की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है उसके लिए पुलिस की मौजूदा नफरी काफ़ी नहीं और उसके अलावा मुख्तलिफ एजेंसियां अपना दामन बचाने की खातर वाक़यात की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की आदी हो चुकी हैं और मज़ीद बराह ऊपर से मिलने वाले अहकामात भी जायज़ व नाजायज़ के बारे में मालूम करने की कोशिश नहीं करते और हर कोई अपनी सियासत की दुकान चमकाने की खातर अपने अपने गाहकों की तरफदारी ज़रूर करता है। और ऐसी सूरत में नए जुराइम का ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से हम मुश्किल और मेहनत तलब केस फाइलों से छुटकारा हासिल करने की खातर उन्हें सर्द खाने में डाल देते हैं। और जब कोई बेगुनाह जुबान खोलने या हकीकत की आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में गिरफ्तार होता है तो बहुत सारे ऐसे फाइल उसकी ना करदा गुनाह की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी पुलिस को इनामों कराम से भी नवाजा जाता है। मैं मानता हूँ, सिराज ने कसमसाकर कहा, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इंसदादे जुराइम की एजेंसियों में अब भी बहुत सारे ऐसे फर्शनाज अफराद मौजूद हैं जिनकी वजह से उन एजेंसियों की आबरू बरकरार है। और मारूफ का क्या ख्याल है? मैंने उससे बहस से छुटकारा हासिल करने की खातिर कहा।
وہ ابھی تک मेंटल अस्पताल के उसी वार्ड में है जहां खतरनाक पागलों को रखा जाता है और डॉक्टर ने उसके बारे में अभी तक ज्यादा उम्मीद अफजा बात नहीं की है। कुछ देर तक हमारे दरमियान इसी किस्म की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा और फिर नदीम ने मुझे टटोलती हुई नजरों से देखकर एक अजीब सा सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि निदा इस वक्त कहाँ होगी? क्या मतलब? मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या वो फार्म हाउस में नहीं है? नहीं, नदीम बेहद संजीदा नजर आया और 3 रोज से पुरइसरार तौर पर गायब है। राजू और दूसरे अफराद जो उसकी निगरानी पर मामूर थे, उनका क्या बयान है? उनका बयान मुझे तुम्हारी कालका देवी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। मैं समझा नहीं, मैंने वजाहत की। राजू मेरा काबिल एतमाद आदमी है। उसके अलावा भी फार्म हाउस पर सिर्फ वही अफराद तैनात किए जाते हैं जो नमक हलाल होने के म्यार पर पूरा उतरते हैं। और नदीम ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, राजू का बयान है कि 3 रोज कबल जब वो खाना लेकर नीचे गया तो तमाम दरवाजे मुतकफल ही थे और निदा वाले कमरे की चाबी उसकी तहवील में थी और उसने खुद अपने हाथों से कफल खोला, लेकिन निदा पुरइसरार तौर पर गायब थी और इसमें किसी किस्म के अफरा तफरी के निशानात भी नहीं मिले जिसकी बिना पर अगवा के ख्याल को तकवीत मिल सकती और हर चीज अपने मकाम पर मौजूद थी। और राजू ने पूरे तहखाने का कोना कोना छान मारा, लेकिन निदा के वजूद का सुराग नहीं मिला। और नदीम की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और 3 रोज पहले फार्म हाउस के तहखाने में मेरे और निदा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मेरे कानों में गूंजने लगी। उस्मान गनी ने मुझे इजलत का मुजाहरा करने का हुक्म दिया था और फिर शायद उसी ने मेरे और निदा के दरमियान एक दीवार हायल कर दी और मुझे वापसी पर मजबूर करने के बाद ऐन मुमकिन था कि वो निदा को अपने मसरफ के लिए उठा ले गया हो और उसके लिए बंद दरवाजों से होकर गुजर जाना कोई दुश्वार भी नहीं था। मेरे अलावा दानिश भी अपनी आंखों से उसकी नाकाबिल यकीन ताकत का मुजाहरा देख चुका था। क्या सोच रहे हो? निदा की गुमशुदगी खबर हमारे लिए परेशान कुन भी साबित हो सकती है। मैंने नदीम के सवाल पर चौंक कर कहा, अगर कालका की पुरइसरार तागूती कुव्वत ही ने उसे गायब किया है तो अब वो हमारे खिलाफ यकीनन कोई नई साजिश का खतरनाक जाल बुन रही होगी और मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम्हारी कालका रानी कम अज कम मेरे इस सिलसिले में हमेशा बेबस ही रही है और कोई खास वजह? मैंने जल्दी से वह सवाल काट डाला जो एक अरसा दराज से मेरे ज़हन में कुल बुला रहा था। कालका ने हकीकतन नदीम से नाराज होने के बावजूद कभी उस पर वार करने की कोशिश नहीं की थी और जहां तक नदीम के घर का मामला था तो उसने मुझे एक बार दबी जुबान में यही बताया कि किसी बुजुर्ग की कुव्वत ने उसके गिर्द ऐसा हिसार कायम कर दिया है जिसके अंदर तागूती कुव्वतें दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन नदीम अपने कसीनों में भी हमेशा महफूज ही रहा और उसके अलावा भी वो आज़ादी से घूमता था, मगर कालका ने कभी उस पर कुव्वत आजमाई नहीं की। आखिर क्यों? बस यूं समझ लो कि किसी मेहरबान बुजुर्ग ने मेरी किसी बात से खुश होकर मुझे एक ऐसा मुजर्रब तावीज़ दिया था जिसे मैंने उनकी हिदायत पर कहीं दफन कर दिया था। और नदीम बड़ी इजलत से कहा, और ये सब कुछ उस तावीज़ का करिश्मा है जिसने अभी तक मुझे बलाओं से महफूज रखा है। और नदीम की बात सुनकर मुझे एक बार फिर कंबल पोश बुजुर्ग की याद बड़ी शिद्दत से आई। संदली अंगूठी भी मेरे लिए खुदा की एक नेमत थी जिसने हर कदम पर मुझे मुसीबत और अफवाद से महफूज रखा था, लेकिन कालका ने मुझे गुमराह करके ऐसे रास्ते पर लगा दिया कि वो अंगूठी भी गायब होगी और खुदा की उस बरगजीदा बुजुर्ग का साया भी मेरे सर से हट गया और यकलख्त मेरे ज़हन में उस्मान गनी के बाप का तस्वर उभरा। वो नेक दिल शख्स मुझे दोबारा सिराते मुस्तकीम पर चलने की ताकीद करने के लिए अचानक सामने आ गया था और मेरे ज़हन में उसके साथ ही ये ख्याल भी बड़ी सुर्रत से उभरा कि कंबल पोश बुजुर्ग के नाराज होने की वजह और वो भी मुझसे किनारा कश हो गया था जिसकी वजह से उस्मान गनी ने मेरी उंगली थाम कर गलत राह पर लगा दिया। लेकिन अब उस शरीफ और मेहरबान शख्स ने मुझसे दोबारा राब्ता कायम किया तो क्या कंबल पोश बुजुर्ग ने मेरी खताएं दरगुजर कर दी हैं? क्या उनका साया अबर की सूरत में फिर मेरे ऊपर कायम हो गया है? क्या मैं संदली अंगूठी का दोबारा हकदार बन सकता हूँ? और मेरे अंदर की एक हलचल मची हुई थी और मैं कंबल पोश बुजुर्ग के ख्याल में डूबा हुआ कि अचानक नदीम की आवाज़ ने उस शहजादे को बखेर दिया। किस बात पर इतनी संजीदगी से मुस्तगरक हो? वो मैं निदा के बारे में सोच रहा था। मैंने जल्दी से बात बनाई, अगर उसके फरार में कालका की नापाक कुव्वत का दखल है तो वह हमारे खिलाफ बयान भी दे सकती है। सबूत क्या होगा?
कालका की शैतानी कुबतों के लिए सबूत पेश करने की कोई कमी नहीं। जो कुछ होगा देखा जाएगा, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। मलिहा की क्या खबर है? मारूक का जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाने के बाद अब उसकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं। सुलेमान शाह की मौत ने भी उसकी राह की तमाम पेचीदगियों को खत्म कर दिया है और तुम्हारा भी यही मशवरा था कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। और आजकल वो बड़ी संजीदगी से मुल्क से कहीं दूर जाने पर गौर कर रही है। और मुलाजम ने आका नदीम की किसी कॉल की इतला दी तो वो कार्डलेस को ऑन करने के बाद गुफ्तगू करने लगा और फोन पर होने वाली गुफ्तगू चौंका नदीम के कारोबार से मुतल्लक थी। इसलिए मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दोबारा मियाँ साहब की सोच में गर्क हो गया। मैंने जिस वक्त अदालत के कमरे में कदम रखा उसी वक्त इत्तफाक से अहमद गौरी को हाजिर होने की सजा बुलंद हुई और सिराज वहां पहले से मौजूद था। उसने निगाहों निगाहों में मेरा शुक्रिया अदा किया और अहमद गौरी कुछ देर बाद कटहरे में खड़ा हुआ वही बयान दोहरा रहा था जो उसने बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अपनी मर्जी से रिकॉर्ड कराया था। और उससे बेशतर कोर्ट इंस्पेक्टर ने अपने अदालत को मुख्तसर तौर पर केस की नोयत से आगाह कर दिया और अहमद गौरी की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। उसका बयान खत्म हुआ तो सरकारी वकील ने जरा शुरू की। मिस्टर गौरी, क्या आपने इस बात को बिला किसी दबाव और तशद्दुद के तस्लीम किया है कि आप प्रोफेसर इब्रार के फार्मूले को चोरी करने के जुर्म में शरीक कार थे? और मैं ये बात अभी अपने बयान में तस्लीम कर चुका हूँ, अहमद गौरी ने सपाट आवाज में कहा, और मेरा अकबाली बयान भी पुलिस के रिकॉर्ड पर यकीनन मौजूद होगा। मगर यह बयान उस बयान से मुख्तलिफ है जिसे आपने पुलिस हिरासत में आने के बाद दिया था। जी हाँ, कि आप इसका सबब बयान करेंगे? वकील सरकार ने मुस्कुराकर कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हदायत पर आपको किसी और ने की हो? आपका अंदाजा गलत नहीं है, अहमद गौरी ने घबराए बगैर बड़ी खुद एतमादी से जवाब दिया। मुझे जगत नारायण की जानब से यही पैगाम मिला था, लेकिन यह बहरहाल तय है कि आपने प्रोफेसर इब्रार के जहन को मफलूज करने की साजिश में हिस्सा लिया था और मैं इस काम में तनहा नहीं था। मिस निदा भी मेरे साथ बराबर की शरीक थी। और जगत नारायण का किरदार कौन अदा कर रहा है मुझे नहीं मालूम। फिर आपने उस नाम पर अपने बयान में खास तौर पर जोर क्यों दिया? मुझे ब्लैक पैंथर ने यही बताया था, लेकिन अब वो इस मेरी बात तस्दीक करने को मौजूद नहीं है। और निदा के बारे में आपका ज़ाती ख्याल क्या है? वकील सरकार ने अपने जुमले पर जोर देते हुए कहा। उसे किन लोगों ने अगवा किया होगा मैं यकीन से नहीं कह सकता, मगर मिस्टर गौरी, वकील सरकार ने उसका जुमला काटते हुए तेजी से कहा, क्या मुमकिन नहीं कि आपने अदालत से किसी रियायत हासिल करने की खातिर खुद ही निदा को अगवा करने का मशवरा अपने साथियों को दिया हो? जनाबे वाला, अहमद गौरी ने मजिस्ट्रेट की तरफ देखा। वकील सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि निदा को मेरी हिरासत के बाद अगवा किया गया था। और जनाबे वाला, सरकारी वकील ने अदालत से मुखातब होकर कहा, मुलजिम अभी यह तस्लीम कर चुका है कि पुलिस हिरासत में होने के बावजूद उसे बाहर से अहकामात मिल रहे थे और जिससे उसने अपना बयान भी तब्दील कर दिया। आप वकील सरकार के सवालात का जवाब दें, मजिस्ट्रेट ने अहमद गौरी को हुक्म दिया। मिस्टर गौरी, वकील सरकार ने बड़ी सादगी से मैंने खेत अंदाज इख्तियार किया। हो सकता है कि आपका यह बयान दुरुस्त हो कि आप जगत नारायण से बराह रास्त वाकिफ नहीं और फिर भी आपको किसी पर जगत नारायण होने का शुबा था या है। सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और दूसरे लफ्जों में आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आपको किसी पर शुबा है, लेकिन आप उसका नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं और इससे मेरे अकबाल जुर्म की सेहत या अदालत की जानब से मिलने वाली सजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अहमद गौर ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जवाब दिया। ना सही, लेकिन इस तरह अगर एक मुख्तबा शख्सियत हमारी समझ में आ जाए तो पुलिस उसकी बेकनी की खातर मौसर इक़दाम कर सकती है और आइंदा जन्म लेने वाली खतरनाक साजिशों का सदेबाब हो सकता है। कि आप नहीं चाहते कि खतरनाक मुजरम कानून की नज़र में आ सके? इस सवाल का जवाब मैं उस वक्त दूंगा जब मिस निदा अदालत में मौजूद होगी, अहमद गौरी ने कहा। जो केस अदालत के रूबरू है उसमें मिस निदा ने ज़्यादा खतरनाक रोल अदा किया है और प्रोफेसर इब्रार को जहनी तौर पर मफलूज करने की खातिर उसे मशरूब पेश करती थी। और अगर आपको इसका एहसास था और आप मुहब्बे वतन थे तो उसने इस साजिश को बेनकाब करने की खातिर किसी मुतलका
بندے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ شاید اس لیے کہ آپ بھی ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں فروخت ہو چکے تھے اور میں اس کی پاداش میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اس نے بیزاری کا اظہار کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ یا تو وہ جگت نارائن کی شخصیت سے واقف تھا یا شک کے طور پر بھی اس کا نام لینے سے خوفزدہ تھا۔ جناب والا سرکاری وکیل سرکار نے مجسٹریٹ سے رجوع کیا۔ بات کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے کہ ملزم ایک خطرناک مجرم کی نشاندہی کرنے سے پرہیز کر رہا ہے اور اس سے سوال کا جواب دینے پر مجبور کیا جائے۔ مسٹر احمد گوری، مجسٹریٹ نے احمد گوری کو مستنبہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو وکیل سرکار کا جواب دینے کے لیے پابند کیا جاتا ہے، اور احمد گوری نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وکیل سرکار کے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ ابھری، لیکن پھر اچانک عدالت میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ احمد گوری کی پیشانی سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی کٹہرے میں گر کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اور فائر مجسٹریٹ چیمبرز والی راہداری کی سمت سے کیا گیا تھا، اور پولیس کے اہلکار تیزی سے اس کی طرف لپکے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فائر کرنے والے نے احمد گوری کو شوٹ کرنے کے بعد ریوالور کی نال اپنی کمپٹی پر رکھ کر لبلبی دبا دی تھی۔ سراج نے فوری طور پر اس کی جامع تلاشی لی اور پھر ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ قاتل کی جیب سے برآمد ہونے والا جگت نارائن کا مخصوص سکہ قانون اور عدلیہ دونوں کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور یکے بعد دو فائر ہونے کی آواز سن کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ فارم ہوم ہاؤس میں میری اور ندا کی ملاقات کے بعد سے حالات نے حیرت انگیز طور پر کروٹ لی، اور طاغوتی قوتوں نے اچانک ہی خاموشی اختیار کر لی، اور گزشتہ 4 دنوں سے نہ تو عثمان غنی نے سامنے آنے کی کوشش کی اور نہ ہی کالکا نے مجھ سے کوئی رابطہ قائم کیا، اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ احمد گوری کی موت کے بعد جگت نارائن اور اس کے گرگوں کو میرے خلاف کئی محاذ کھول دینے چاہیے تھے، اور اس نے بوشن کو زندگی کی ضمانت دے کر میرے خلاف دائر شدہ کیس واپس لینے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ بھی اسے نہیں بچا سکا، اور عثمان غنی کی طاقت کے سامنے جگت نارائن کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور کالکا نے بھی آخری وقت میں بوشن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں پانی کی ٹھہری وسیطہ دے کر مطمئن نہیں ہوا۔ ابھی جگت نارائن باقی تھا، اور کالکا کی طاغوتی قوتوں نے دم نہیں توڑا تھا، اور عین ممکن تھا کہ وہ میرے خلاف مل جل کر کوئی آخری چال چلنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اور جگت نارائن بھی ابھی تک پولیس کے لیے ایک پر اسرار معمہ بنا ہوا تھا۔ ہر چند کے مجھے یقین تھا کہ کبیر داس ہی جگت نارائن کا دوسرا روپ ہے، اور حسنہ یا گیتا نے بھی یہی کہا تھا، لیکن اس سارنگے سیار نے اپنی سماجی حیثیت اس قدر مضبوط کر لی تھی کہ ایک جھٹکے سے نہیں اکھاڑا جا سکتا تھا، اور اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اس کی جڑیں اتنی دور دور تک اندر ہی اندر پھیلی ہوئی تھیں کہ قانون کے ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھنے کی بجائے اپنی راہ بدل دیتے، اور ہر شخص صرف یہ جانتا تھا کہ کبیر داس نے معاشرے پر احسان کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان گنت گھروں کے چولہے جل رہے تھے، ہزاروں خاندان پل رہے تھے، اور وہ امداد کرتے وقت کبھی ذات پات یا سفید سیاہ کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہر شخص جو اس کے باطن سے ناواقف تھا اس کا گرویدہ تھا۔ مجھے لیڈی مکلانس کا خیال آیا، اور حالات نے اسے غیر جانبدار ثابت کر دیا تھا، مگر اس سے بیشتر کہ میں اسے آواز دیتا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے ریسیور اٹھا لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور دوسری جانب سے طویل فاصلے کی کال تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ہر طرف سے نا امید ہو کر مجھے ضرور یاد کرو گے، اور وقت کی رفتار اچانک تھم گئی ہے لیڈی مکلانس، اور میں نے اس کی آواز سن کر تیزی سے کہا، ہنگامے ختم ہو گئے ہیں، لیکن گھٹن کا احساس ابھی تک باقی ہے۔ پریشان مت ہو، یہ گھٹن کا احساس بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ جگت نارائن ابھی زندہ ہے، اور کالکا کی ناپاک کالی طاقتوں نے میرے گرد سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے، اور بوشن کے بعد اب وہ میری موت کی خواہاں ہے۔ عثمان غنی کی خاموشی بھی بڑی پر اسرار ہے۔ کچھ درخت اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر گر تو سکتے ہیں، لیکن جھکنے کے عادی نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ میرا اشارہ جگت نارائن یا کبیر داس کی طرف تھا۔ وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے،
اور اس نے اپنے آپ کو جس خول میں بند کر رکھا ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس کو توڑنا آسان بات نہیں۔ کاش وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا تو بین الاقوامی طور پر بھی خود کو منوا سکتا ہے۔ لیڈی مکلانس، میں نے شکوہ کیا، تم میرے بدترین دشمن کی تعریف کر رہی ہو۔ نہیں، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے کی وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہاری پولیس اور انسداد جرائم کے محکموں کے بڑے بڑے دماغ بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ اور کیا اس کی تخریب کاریاں کبھی ختم نہ ہوں گی؟ وقت کا انتظار کرو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو یہاں کے کاروبار کو چلا رہا ہے، اس کے علاوہ ہر جاندار شے فانی ہے، اور ایک دن سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کی طرف لوٹ جانا ہے، اور ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ جگت نارائن کبیر داس بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اور کالکا کے اسپرٹ پر کل میرے قبضے میں ہوگی، اور میرا علم یہی کہتا ہے کہ تمہاری خوبصورت ناگن بہت جلد میری پٹاری میں بند ہو کر پھونک کر چھوڑ دے گی، اور اس کے بعد شہر میں بھی رہوں اور میں تم سے موت اور زندگی کے فلسفے کے بارے میں نہیں دریافت کر رہا۔ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا میں نے تمہیں کسی آنے والی تبدیلی کے بارے میں قبل از وقت مطلع نہیں کیا تھا؟ کیا میری پیش گوئی درست ثابت نہیں ہو رہی؟ اور ندا کی گمشدگی میں کس قوت کا ہاتھ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ قوتیں مل کر تمہارے خلاف سمجھوتا کر چکی ہیں، اور اس کی گمشدگی میں انہی کا ہاتھ ہے۔ کیا تمہارا اشارہ عثمان غنی اور کالکا کی کسی مشترکہ سازش کی طرف ہے؟ میں اپنی زبان نہیں کھول سکتی، لیکن تم خود سمجھدار ہو، لیڈی مکلانس نے جواب دیا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اب ڈرامے کے ڈراپ سین میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور میں نے جن تپاہیوں کا ذکر کیا تھا وہ اب سروں پر منڈلا رہی ہیں۔ ندا اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پہلے بدل کر سوال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بیان ہمارے لیے قیمتی ثابت ہو۔ نہیں، وہ ایک معصوم بچی ہے جو راتوں رات شہزادہ بننے کے سنہری خوابوں کے جال میں پھنس گئی تھی، اور یہ بیان تمہارے لیے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ رہا یہ سوال کہ وہ کہاں ہے، اور میں جانتی ہوں، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، اور جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، اس میں اس کی ہی بلائی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ فی الحال اتنا سمجھ لو میرے عزیز کہ اب تم اسے زندہ نہ پا سکو گے۔ کیا وہ جگت نارائن کے جنگل میں پھنس گئی ہے؟ میں نے ایک امکانی بات کہی۔ کیا وہ اس کی معصومیت کو کچل دے گا، تباہ کر دے گا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم نے بھی اس کی معصومیت کو روندنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اس کے جواب میں نشتر پوشیدہ تھے۔ مجھے کسی کی شیطانی قوت نے مجبور کر دیا تھا، میں نے ایک محمل جواب پیش کیا۔ میں نہیں مانتی، لیڈی مکلانس نے بڑی ترش روئی سے کہا۔ انسان اگر ثابت قدم رہے، اپنی روایت سے انحراف نہ کرے، اور مذہب کی رسی کو تھامے رہے، تو کوئی قوت اس کے قدموں کو لڑکھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اور وہ کون سی قوت تھی جس نے مجھے ندا کے سلسلے میں گناہ کے ارتکاب سے روکا تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس کا اندازہ بھی تمہیں جلد ہو جائے گا، وہ میں نے کھیت انداز میں بولی۔ اور تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے 2-3 ملاقاتوں کے بعد کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ تمہارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ تمہاری ذات سے دلچسپی لے رہی ہوں، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ تمہاری طاقت کی اس راز کو پا لینے کے بعد تمہارے نام کو اپنی فہرست سے خارج کر دوں گی، لیکن شاید اب ایسا نہ ہو سکے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ آنے والی تبدیلیاں تمہیں اس کی وجہ سے بھی آگاہ کر دیں گی۔ کالکا اور عثمان غنی کی خاموشی میرے لیے پریشان کن ہے۔ میں دوبارہ اصل مقصد پر آ گیا۔ میں نے کہا نا کہ وقت کا انتظار کرو۔ کیا جگت نارائن میرے ہاتھوں سے نہیں مار سکتا؟ میں جھلا گیا۔ کیا پروفیسر ابرار کا فارمولہ شیطانی قوتوں کو مل جائے گا؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ گھبراؤ مت میرے بچے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے ملک کے لوگ مجھے مکلانس کا قاتل سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکلانس کسی سازش کا شکار ہوا تھا، اور لندن میں قیام کے دوران سیکرٹ سروس کا چیف انسپکٹر پاؤل بھی تم سے جان مینگو کے روپ میں مل چکا ہے، اور آج بھی وہ سائی کی طرح میرے تعاقب میں لگا ہوا ہے، اور میں اسے ہر رنگ ہر روپ میں پہچان لیتی ہوں، لیکن میں نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، اور میں جب چاہوں اس سے بلیک میجک کے ذریعے پاگل کر سکتی ہوں، لیکن میں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں اس بات سے باخبر ہوں کہ وہ لوگ مجھ پر جس بات کا شبہ کر رہے ہیں وہ محض ایک فرضی کہانی ہے، اور فرضی کہانی طول تو پکڑ سکتی ہے، لیکن ان کا انجام بغیر نہیں ہوتا۔ تم دیکھنا، ایک دن وہی لوگ جو آج شکاری کتوں کی طرح میرے خلاف
کوئی ثبوت تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کل وہی میرے آگے پیچھے دم ہلانے پر مجبور ہو جائیں گے اور انہیں اپنی حماقت کا خود احساس ہو جائے گا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو میں جانتی ہوں، لیکن اس کا جواب دینے سے مجبور ہوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو کچھ آسمانی قوتیں مجھ سے ناراض ہو جائیں گی اور پھر شاید میں اپنا مشن اپنی مرضی کے مطابق پورا نہ کر سکوں۔ بہرحال میں تم کو ایک بات کا یقین دلا سکتی ہوں کہ زمانہ بڑی تیزی سے اپنے مرکز کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ تھینکس، میں نے تلملا کر فون بند کر دیا۔ لیڈی مکلانس نے جو کچھ کیا تھا اس سے مجھے تقویض ضرور ملی، لیکن میرا تجسس بھی دو چند ہو گیا، اور خاص طور پر اس نے ندا کے بارے میں جو اشاروں کے نام میں بتایا وہ میرے لیے پریشان کن تھا، اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، جگت نارائن۔ اور ہو سکتا تھا کہ اس نے نغمہ کے سلسلے میں ناکامی کے بعد ندا کا انتخاب کر لیا ہو۔ ایسی صورت میں اگر لیڈی مکلانس کا یہ اشارہ درست تھا کہ کچھ مخالف قوتیں مل کر میرے خلاف سمجھوتا کر چکی ہیں، تو وہ عثمان غنی اور کالکا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی، اور ایسی صورت میں یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ ندا کو انتقام کی آگ میں جھونکنے کی خاطر اسے جگت نارائن کی ہوس کی بھین چڑھانے کے لیے پیش کر دیا گیا ہوگا، اور یہ تصور میرے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ اور پھر اچانک فون کی گھنٹی بجی اور نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ شہباز خان، اور میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں ندا کی گمشدگی نے ضرور پریشان کر دیا ہوگا۔ دوسری جانب سے ایک غیر مانوس آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ جگت نارائن کا ایک سیوک، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں ایک ضروری اطلاع دینی ہے، دوسری جانب سے بولنے والے نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے ندا کو تمہاری اس شاندار کوٹھی میں پہنچا دیا ہے جہاں سوائے تمہارے ایک مظلوم چوکی دار کی اور کوئی نہیں تھا۔ کیا تم نے اس غریب کو قتل کر دیا؟ ہاں، وہ کچھ زیادہ ہی نمک حلال بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اس بار میری تضحیک اڑاتے ہوئے پوچھا گیا، کیا تم ندا کے بارے میں کچھ دریافت نہیں کرو گے؟ بکواس جاری رکھو، میں گرج کر بولا۔ جتنی جلدی ممکن ہو اس کی لاش کو ویران کوٹھی سے اٹھوا کر کہیں اور پھینکوا دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دوست مسٹر سراج تم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، اور ایسی صورت میں تمہارے لیے کچھ دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسری جانب سے سلسلہ منتقل کر دیا گیا اور میری کمپٹیاں چٹکنے لگیں، اور ندا کی لاش کا میری کوٹھی میں پایا جانا بہرحال میرے لیے کچھ دشواریاں بھی پیدا کر سکتا تھا، اور میں نے تیزی سے سوچا، اور پھر مجھے مجرموں کی حماقت کا احساس بھی ہو گیا۔ انہوں نے کوٹھی کے چوکی دار کو ٹھکانے لگانے کے بعد میرے لیے کچھ آسانیاں بھی فراہم کر دی تھیں، اور سراج کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ شاید مجھے فون کرنے والے کو یہ تاکید بھی کی گئی تھی کہ مجھے حالات سے مطلع کرنے کے بعد وہ سراج کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دے، اور میں نے فوری طور پر ریسیور اٹھا کر سراج کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے، اور میری خوش قسمتی تھی کہ جو کال خود سراج نے ریسیو کی۔ شہباز بول رہا ہوں، کوئی نئی اطلاع؟ سراج جس انداز میں جواب دیا اس سے مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ ابھی تک ندا کے بارے میں تازہ صورتحال سے آگاہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے کہا، کیا ندا کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی؟ نہیں، کیوں؟ سراج نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی لاش اس وقت میری نئی کوٹھی میں کہیں پڑی ہے۔ کیا مطلب؟ سراج نے چونک کر دریافت کیا۔ جواب میں نے سراج کو پوری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان درندوں نے غالباً چوکی دار کی مداخلت پر اسے بھی ٹھکانے لگا دیا۔ کیا آپ اس واردات کی تصدیق کر چکے ہیں؟ نہیں، میں نے فوری طور پر سب سے پہلے آپ کو اطلاع دینی ضروری سمجھی، اس لیے کہ احمد گوری والے کیس میں اور پولیس ابرار سے منسلک رہنے کی وجہ سے ندا کی اہمیت قانون کی نظروں میں بڑھ چکی ہے، اور اگر اس کی لاش میری کوٹھی سے… میں سمجھ رہا ہوں مسٹر شہباز، آپ نے اچھا کیا جو مجھے اطلاع کر دی۔ میں 15 منٹ کے اندر اپنے قابل اعتماد عملے کو لے کر اپنی نئی کوٹھی پر پہنچ رہا ہوں، اور آپ بھی وہیں پہنچیے، اور میری درخواست ہے کہ اگر دونوں لاشوں کی برآمدگی کسی اور جگہ سے، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سراج نے اس جملے کے ساتھ ہی لائن بند کر دی، اور میں تیزی سے نیچے آیا۔ دانش کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے گاڑی کی چابی لی اور آندھی اور طوفان کی طرح اپنی کوٹھی پر پہنچ گیا، جسے کچھ دنوں پہلے ہی کرایہ داروں نے خالی کیا تھا، اور سراج وہاں اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ شاید اس نے کسی ماتحت افسر کو ساتھ لانا مناسب نہیں سمجھا تھا،
चौकीदार और निदा दोनों की लाशें एक ही कमरे में पड़ी थीं और सराज ने ज़ाती तौर पर मुमकिन सबूत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सवाई निदा के पास से जगत नारायण के मखसूस सिक्के के कुछ और बरामद नहीं कर सका और कुछ देर बाद उसे सिपाहियों के जरिए लाश पुलिस की स्टेशन वैगन में रखवा दी और फिर मेरे करीब आकर बड़ी राजदारी से बोला, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप अपनी कोठी की सफाई कर दें, लेकिन मेरे चौकीदार की लाश परेशान मत हो। मुझे मालूम है कि अगर ये जुर्म आपके सरजद हुआ होता तो अव्वल ये कि आप अपनी ही कोठी का इंतखाब कभी ना करते और बजाते खुद मुझे इतला देने से भी गुरेज ही करते, और ऐसी सूरत में आपके चौकीदार का कत्ल भी नामुमकिन किया जाता। और ये सिर्फ आपका ज़ाती ख्याल है, लेकिन कानून, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कानूनों की पेचीदगियों से महफूज रखूं, वरना जगत नारायण अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और सराज के जाने के बाद मैंने वारसी को फोन करके सफाई करने वालों के साथ कोठी पर पहुंचने की हदायत की और कुछ अरसे में मैंने बजाते खुद उस कालीन को लपेट दिया जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे। कातिल या कातिलों ने चौकीदार को भी कमरे में कत्ल करके मेरे लिए कुछ आसानियां फराहम कर दी और इस काम से फारिग होकर मैंने नदीम को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ ये कि सफाई का काम मुकम्मल हो गया, बल्कि कालीन नदीम उस कालीन को भी अपने पिकअप में डालकर ले गया और मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकता था। सर, नदीम और सफाई करने वालों के जाने के बाद वारसी ने मुझसे एक मतवक्का सवाल किया। कोठी का चौकीदार नजर नहीं आ रहा और मैंने उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मैंने संजीदगी से कहा, फिलहाल आप कोठी को लॉक करा दें और किसी दूसरे चौकीदार का बंदोबस्त कर दें। उसी रात सराज मुझसे मुलाकात करने की खातिर बंगले पर गया और नदीम भी मेरे साथ था। सराज के चेहरे पर इत्मीनान हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि उसने लाश के सिलसिले में जो काम भी किया है वो तसल्ली बख्श था। और दोनों लाशों का क्या बना, मैंने सराज के बैठते ही जल्दबाजी का मुजाहरा किया। निदा की लाश हमें साहली इलाके की एक मनहदम हट में दस्तयाब हुई है और आपका चौकीदार आपकी कोठी से दूर वाक़या एक होटल के अकबी हिस्से में मुर्दा पाया गया और इस बार वो खाने के इरादे से होटल गया था, जहां किसी पुरानी दुश्मनी की बिना पर उसे ठिकाने लगा दिया गया। और मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। मुझसे पहले नदीम ने सराज से कहा, और अगर आप साथ ना देते तो शहबाज की टांग भी खींची जा सकती थी। और मैंने जो कुछ किया है कुछ सोच समझ कर ही किया। और सराज ने कुछ सोच कर जवाब दिया। मुलाजम चाय की ट्राली लिए आ गया तो कुछ देर के लिए हमने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया, लेकिन उसके जाने के बाद सराज ने हॉर्न काटते हुए कहा, यहाँ आने से कोई 2 घंटे बाद जगत नारायण के किसी सेवक ने मुझे धमकी दी और उसने फोन पर कहा है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सजा भी मिल सकती है और हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे गोली मार दी जाए। ओह, नदीम ने बड़ी गहरी संजीदगी से पूरे एतराज़ में लहजे में कहा, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा मिस्टर सराज। जगत नारायण का कोई आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुझे मालूम है मिस्टर नदीम। सराज ने लापरवाही का मुजाहरा किया। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसके अलावा भी मेरा ईमान है कि जितनी जिंदगी लिख दी गई है उसे दुनिया की कोई ताकत कम या ज्यादा नहीं कर सकती। खुद एतमादी सबसे बड़ा और मौसर हथियार है, लेकिन एहतियात करने में कोई हर्ज भी नहीं। नदीम ने चाय बनाते हुए कहा, आपने शहबाज के साथ जो कुछ मेहरबानी की है उसका मैं शुक्रगुजार हूं और अब ये फर्ज मेरे ऊपर आयद होता है कि आपकी कोई खिदमत करूं। आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं? सराज ने मुस्कुराकर सवाल किया। हिफाजत का खुफिया बंदोबस्त। नदीम ने उठते हुए कहा, आप जिस वक्त यहाँ से उठकर बाहर जाएंगे तो मेरे वफादार और जानसार आदमी आपकी निगरानी का फर्ज शुरू कर देंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर गर्जने वालों ने बरसने की कोशिश की तो उनके बहुत सारे आदमी खर्च हो जाएंगे। प्लीज मिस्टर नदीम, मैं आप अपनी हिफाजत आप करना। लेकिन नदीम ने जवाब नहीं दिया और तेज कदम उठाता हुआ अंदर चला गया और मुझे मालूम था कि वो अपने खास आदमियों को सराज की निगरानी का फर्ज सौंपने की खातिर फोन करने गया था। मिस्टर शहबाज, क्या आप मिस्टर नदीम को मना नहीं कर सकते कि वो मुश्किल है, वो जो कुछ सोचता है उसे कर गुजरने की आदत से मजबूर है। और मैंने कहा और फिर नदीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा। क्या मरने से बेशतर उसके सफा कातलों ने कोई घटिया हरकत तो नहीं की थी? मुझे खुद भी इस बात पर हैरत है कि निदा के साथ जगत नारायण ने किसी कमीनापन का मुजाहरा क्यों नहीं किया, जबकि नगमा के सिलसिले में उसके किरदार का एक घिनौना पहलू भी हमारे इल्म में आ चुका है। अच्छा ही हुआ वरना। प्लीज मिस्टर शहबाज,
सिराज ने चाय की प्याली उठाते हुए संजीदगी से कहा, आप ज़ाती तौर पर खुद को कंट्रोल करें, और मैं जल्दी में उठाया हुआ कोई कदम हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ भी सकता है। और जगत नारायण के लिए यही शाख बहुत काफ़ी है कि वह मिस निदा के सिलसिले में आपको हस्बे ख्वाज फांसने में नाकाम रहा, और फिर नदीम के आ जाने के बाद भी हम जगत नारायण की पुरअसरार शख्सियत के बारे में बहुत देर तक बातें करते रहे। दूसरी सुबह मैं दफ्तर जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी जन्म से सिराज की कॉल थी। खैरियत इतनी सुबह सुबह? और मैंने हैरत का इजहार किया। मैं दरअसल मिस्टर नदीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सिराज ने संजीदगी से जवाब दिया। कल रात को अगर मिस्टर नदीम के आदमियों ने बर वक्त मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं किसी अस्पताल में होता, या फिर क्या जगत नारायण के आदमियों ने वाकई आप पर भी गोलियां चलाने से दरेग नहीं किया? जी हाँ, उन कंजूस ने 24 घंटे पूरे होने का भी इंतजार नहीं किया। और सिराज ने तफसील बताते हुए कहा, आप जानते हैं कि मेरी क़यामगाह जिस इलाके में है वहाँ लोग 9 बजे के बाद सो जाने की आदी हैं और इक्का दुक्का घर वाले जागते मिलते हैं। बहरहाल शाम को आपके मकान से वापसी के बाद मैं 2-4 ज़रूरी काम निपटाने के लिए दफ्तर चला गया, और जहाँ से मेरी वापसी तकरीबन 11:30 बजे रात को हुई। अभी मैं अपनी कॉलोनी की हदूद में दाखिल ही हुआ था कि अचानक मेरे दोनों अतराफ से फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, और वो शायद वहां पहले से घात लगाए बैठे थे, और अचानक हमला करने के सबब मैं बुखला गया। और मौत अचानक सर पर मंडलाती नजर आ जाए तो बड़े बड़े से जुराम पेशा भी बुखला जाते हैं। बहरहाल मैंने पल भर में महसूस कर लिया कि गाड़ी से बाहर निकलना मेरी मौत का सबब भी बन सकता है, और मैं पिछली सीट के दरमियान बैठ गया। और किस्मत अच्छी थी कि एक पल की भी देर हो जाती तो शीशा तोड़कर अंदर आने वाली गोली शायद मेरे लिए मौत का पैगाम साबित होती। और मेरा ड्राइवर जो मिलिट्री से निकला हुआ जवान है, उसने कमाल होशियारी से गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन शायद कोई गोली उसके शानों को चीरती हुई निकल गई, और मैंने उसके कराहने की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनी, और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो जख्मी हो चुका है। और मैंने उसे फौरी तौर पर गाड़ी रोक कर जवाबी हमले का आर्डर दिया। हमारे पास सिर्फ एक राइफल और एक पिस्तौल था, और दूसरी जन्म से गोलियों की बौछार हो रही थी। लेकिन फिर अचानक यक्के बाद देगरे 3-4 धमाके सड़क के दाएं बाएं हुए और गोलियों की आवाज आना बंद हो गई, और मैंने गाड़ी से निकलने में किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। और फिर एक सफेद रंग की डिलीवरी वैन नुमा गाड़ी हमारी कार के पास आकर रुकी, और मेरा ड्राइवर अगली सीट पर पड़ा कराह रहा था, और मैंने राइफल का रुख सफेद गाड़ी की तरफ कर लिया। लेकिन अच्छा ही हुआ कि जो गोली चलाने की हिमाकत नहीं की, और बस मैं इस बौखलाहट के आलम में यह भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर वो धमाके दुश्मन ने किए होते तो मेरे कार के चीथड़े उड़ाकर फिजा में बिखर चुके होते, और इसके अलावा भी वो इतनी जल्दी मेरे करीब आने की हिमाकत कभी ना करते। और मैं इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि डिलीवरी वैन से एक दुबला पतला नकाब पोश बाहर आया, और वो बुला का फुर्तीला था। उसने दरवाजे पर दस्तक देकर मेरी खैरियत दरियाफ्त की तो मैं समझ गया कि वह मिस्टर नदीम के कारिंदे होंगे, और मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। नकाब पोश की आंखें रात के अंधेरे के बावजूद चमक रही थीं। और आप खैरियत से तो हैं मिस्टर सिराज? उसने मुझे देखकर इत्मीनान का सांस लिया। हाँ, लेकिन वो धमाके हम नहीं किए थे, वो बिला तामल बोला। हमारे कुछ साथी दुश्मन के बचे बचाए आदमियों को ठिकाने लगाने की खातर पीछे उतर चुके हैं। बहरहाल आप घर तशरीफ ले जाएं, हम मुखालिफ पार्टी से निपट लेंगे, और मेरा ड्राइवर जख्मी है, उसे फौरी तबी अमदाद की जरूरत है। मैंने संजीदगी से कहा, क्या तुम लोग मिस्टर नदीम के आदमी हो? आप हुक्म दें, मुझे और ड्राइवर को किसी भी करीबी अस्पताल तक पहुंचा दो, मैंने दरख्वास्त की। जवाब में नकाबपोश ने कुछ सोचा और फिर हमें अपने साथ बिठाकर करीबी अस्पताल पहुंचा दिया, और वैन में उसके अलावा 2 आदमी और भी थे जो जदीद और खुद कार हथियारों से पूरी तरह लैस थे। और अस्पताल में पहुंचाने के बाद वो वापस चले गए थे। और आपके ड्राइवर की हालत अब कैसी है? जख्म ज्यादा मोहलक नहीं है और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। और मैंने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, ड्राइवर को अस्पताल में छोड़कर मैंने एक मोबाइल को तलब किया और जाए वारदात पर वापस गया तो वहां हर तरफ सकूत ही था। मुझे 5 लाशें मिली हैं और हो सकता है कि उनकी तादाद ज्यादा हो, लेकिन जो लाशें मिली हैं उनके लिबास से भी जगत नारायण के मखसूस सिक्के बरामद हुए हैं। मेरा ख्याल है कि पे दर पे नाकामियों ने जगत नारायण को पागल कर दिया है। और मैंने सिराज की बातें सुनकर कहा, क्या मिस्टर नदीम मौजूद हैं? जी हाँ, मैंने जवाब दिया और फिर नदीम को आवाज़ देकर बुलाया
और रिसीवर उसके हवाले कर दिया। गुफ्तगू खत्म होने के बाद नदीम के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। कोई नई इतला? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिराज ने मुझे भी वही कहानी सुनाई है जो तुम सुन चुके हो, और फिर उसमें इस कदर संजीदा होने की क्या जरूरत है? मैंने जानबूझकर नदीम को छेड़ने की खातिर कहा। सिराज ने जिन लाशों का मौके वारदात से उठवाया है वो सब मतलूबा जुर्म पेशा थे। फिर बात अगर सिराज तक पहुंच चुकी है तो अब हमें संजीदगी से कुछ करना पड़ेगा। मसलन तुम दफ्तर जाओ, लेकिन एहतियात शर्त है, नदीम ने कहा, और फिर अपने कमरे की सिमत लौट गया। और मैं बाहर निकलकर अपनी कार में बैठा तो दानिश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, सर क्या यह खबर सच है कि कल रात जगन नारायण के आदमियों ने डीएसपी साहब पर भी? तुम्हें किसने बताया? मैंने चौंक कर दरियाफत किया। राजू ने। वो रात के पिछले पहर मेरे पास आया था और बहुत जल्दी में था। उसने मुझे मुख्तसरन हालात से आगाह करने के बाद बहुत मोहतात रहने की हदायत की है, और मेरा ख्याल है कि सिराज पर हमला करने के बाद जगत नारायण इतनी जल्दी में कोई दूसरा कदम उठाने की हिमाकत नहीं करेगा, और खुदा करे कि ऐसा ही हो। गाड़ी एक चोर रास्ते पर सिग्नल बंद हो जाने की वजह से रुक गई, और मैं सिराज पर होने वाले हमले के बारे में सोच रहा था। शायद दानिश के ज़हन में भी कोई ऐसा ख्याल गूंज रहा था जो वो माहौल से बेखबर हो गया, और फिर जो कुछ हुआ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें संभलने का मौका भी न मिल सका। अचानक 3 नौजवान जो लिबास के एतबार से किसी खाते पीते घराने के मालूम होते थे, बरक रफ्तारी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आ गए, और अंदर आते ही उन्होंने अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए, और एक ने अगले सीट पर और 2 ने मेरे बराबर कब्जा जमा लिया, और उसी वक्त सिग्नल भी खुल गया। खामोशी से चलते रहो, दानिश के बराबर बैठे हुए नौजवान ने सर्द लहजे में कहा। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, और दानिश या मेरे पास उनकी हुक्म की तामील के सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो पूरी तरह मोहतात थे, और उनके तेवर बता रहे थे कि वह जो कुछ कह रहे हैं उसे कर गुजरने से भी दरेग नहीं करेंगे। सदर के चोर रास्ते से गाड़ी उस वक्त उस तरफ मुड़ गई थी जो रास्ता सहल की सिमत जाता, और तीनों ने खामोशी इख्तियार कर रखी। अलबत्ता उनकी कहर आलूद निगाहें हमारे चेहरों पर मरकूज थीं। तुम कौन हो? बको मत, खामोश बैठे रहो। और मेरे साथ वाले ने नफरत का इजहार किया। हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद सवाल किया। अपनी खुशकिस्मती ही समझो कि हम तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने की बजाय जन्नत में ले जाने का हुक्म मिला है, वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर बोला। फिर तो वहां खूबसूरत हूरें भी होंगी। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तीसरे का लहजा सफाक था। हम खुद को बचाने की खातिर किसी वक्त भी तुम दोनों को खत्म कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारा ताक़ुब किया जा रहा है। अगले सीट पर बैठे हुए नौजवान ने बैक व्यू मिरर में देखते हुए कहा, और सदर के राउंड अबाउट से स्याह रंग की ये शेवी बराबर हमारे पीछे लगी हुई है। हालांकि वो इस सुनसान रोड पर जहां ट्रैफिक का हजूम नहीं है, हमसे आगे भी निकल सकते थे, और साहल पर जाने वाले रास्ते भर तफरीह के मूड में होते हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं होती। और दानिश ने संजीदगी से कहा, शायद उसके ज़हन में भी यही ख्याल उभरा था कि स्याह रंग की शेव में नदीम के जानसार साथी मौजूद होंगे, और ऐसी सूरत में वो नौजवानों की तवज्जो उधर से हटाना चाहता था। गाड़ी की रफ्तार कम करो। मेरे साथ कोने पर बैठे हुए नौजवान ने, जो बज़ाहिर ग्रुप लीडर मालूम हो रहा था, अपने पिस्तौल की नाल दानिश की गर्दन पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा, हम अपने शुबा की तस्दीक करना चाहते हैं। और दानिश को बहरहाल हुक्म की तामील करना पड़ी, और मैंने ग्रुप लीडर के अलावा अगली सीट पर बैठे हुए नौजवान को भी जेब में हाथ डालकर कुछ निकालते देखा, और मैं पूरी तरह से उस चीज को नहीं देख सका, लेकिन एक झलक में यही अंदाजा लगा लिया था कि वह सगार से मुशाहबत रखने वाली कोई शय थी, और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वो शय जो उन्होंने जेब से बरामद की थी, वो यकीनन कोई ऐसा हथियार होगा जिसे वो स्याह गाड़ी के खिलाफ बेतौर मुकाबला इस्तेमाल करना चाहते थे। हमारी गाड़ी की रफ्तार कम होने के सबब शेवी से हमारा फासला बतदरीज घटने लगा, और शायद नदीम के साथियों ने रफ्तार कम करने को हमारी तरफ से करीब आने का सिग्नल समझा, और कुछ देर बाद शेवी हमारे करीब से होकर आगे निकल गई। लेकिन अब उसकी रफ्तार वो नहीं थी जो पहले थी। शायद उन लोगों ने हमारी गाड़ी में 5 आदमियों को देखकर
खतरे की बू सूंघ ली और मेरा ख्याल है कि अब ये हरामजादे हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करेंगी। अगली नशस्त वाला नौजवान दांत पीस कर बोला, तुम पूरी तरह तैयार रहो। ग्रुप लीडर ने फैसला कुन लहजे में कहा, अगर मौत ही इनके सर पर मंडला रही है तो हम भी अपने बचाव के लिए मजबूर हैं। एक तरीका है जिससे हम सब महफूज रह सकते हैं। मैंने हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए आखिरी पत्ता फेंका। तुम्हें जितनी रकम मेरे दुश्मनों ने दी है मैं उसे दुगनी देने को तैयार हूं। तुम लोग अपनी नाकामी का कोई भी खूबसूरत सा बहाना कर सकते हो। जानते हो कि हम किस लिए काम कर रहे हैं? ग्रुप लीडर ने सपाट आवाज में पूछा। जगत नारायण, आदमी ज़हीन हो और फिर भी हमाकत की बातें कर रहे हो, उसने मेरे तज़हीक उड़ाते हुए कहा। जगत नारायण के सेवक बिकने की हमाकत नहीं करते, वरना उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। क्या तुमको इल्म है कि वो कौन है? इस बार दानिश ने, बको मत और अपने काम से काम रखो। स्याह रंग की गाड़ी हमारे आगे आगे थी, लेकिन दरमियानी फासला घटकर अब सिर्फ 20-30 फुट रह गया और उसकी अकबी शीशे पर चौंका स्याह कागज पेस्ट था, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते थे, लेकिन वो हमें बेआसानी देख सकते। और अभी तक कोई ऐसा एक्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि नदीम के साथियों को इस बात का अंदेशा लाक हो कि किसी हमले की सूरत में हमें यरगमाल बनाने वाले हमारी जिंदगी का खात्मा भी कर सकते हैं और हमें अपना अमल कर गुजरना चाहिए। अगली नशस्त वाला बोला, वो यकीनन हमारे दोस्त नहीं हो सकते। गाड़ी आगे निकाल ले जाने के बाद उनका हमारे इतने करीब आना इस बात की दलील है कि वो खतरे की बू सूंघ चुके हैं और अब हमारे खिलाफ कोई मौसर मंसूबा बनाने पर गौर कर रहे होंगे, और दुश्मन को सोचने का वक्त देना दानिशमंदी नहीं कहलाता। सुनो, ग्रुप लीडर ने दानिश को सफाक लहजे में मुखातब किया, किसी हंगामे की सूरत में तुम अपनी गाड़ी स्याह कार से बचाने की खातर पूरी तरह तैयार रहो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, हो सकता है कि उस टकराव में हम तीनों भी काम आ जाएं, लेकिन मरते मरते भी हम कम अज कम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हमारी मंजिल करीब आ रही थी, और क्या यह मुनासिब ना होगा कि हम उनसे यही मार का आराई कर लें? अगली सीट वाले ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, उसके लहजे में अस्तराब था। ठीक है, ग्रुप लीडर बोला, तुम शुरुआत करो, मैं भी पूरी तरह तैयार हूं। अगली सीट पर बैठे हुए नौजवान ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और इस बार उसने जो रिवाल्वर जेब से निकाला वो कुछ अजीब सी साखत का था, लेकिन जब उसने सिगार नुमा ठोस से उस पर फिट की तो मेरा दिल हवा में उछलने लगा। वो यकीनन पुश फायर टाइप का हथियार था, जिसे खास तौर पर उस सिगार नुमा शय के लिए तैयार किया गया था। एक बार फिर सोच लो, दानिश ने तेजी से कहा, हम में से कोई भी ना बच सकेगा, फिक्र मत करो। ग्रुप लीडर अपने पिस्तौल की नाल का दबाव दानिश की गर्दन पर बढ़ाते हुए सर्द लहजे में बोला, तुम अपने काम से काम रखो, हमारी जिंदगी का इन्हसार तुम्हारी अक्लमंदी और दूर अंदेशी पर होगा, लेकिन तुम दोनों बहरहाल हमसे पहले मौत को गले लगाओगे। फिर एक बार जब स्याह शेवी ने अपना फासला और कम करने के साथ ही हमारी बाएं जन्म आने की कोशिश की तो अगली सीट वाले ने अपना पुश फायर करने वाला रिवॉल्वर बाहर निकालकर लिबलिबी दबा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर शेवी किसी खिलौने ही की तरह उछलकर कलाबाजी खाते हुए दाहिनी जानब गिरी और दानिश ने तेजी से स्टीयरिंग बाएं जानब काटा। पलक झपकने की देर हो जाती तो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा भी सकती थीं। गुड, ग्रुप लीडर ने सपाट लहजे में कहा, तुम एक माहिर ड्राइवर मालूम होते हो और मुझे कभी उम्मीद थी कि तुम अपनी जान पर खेल कर भी मिस्टर शहबाज को बचाने की कोशिश करोगे। अब गाड़ी की रफ्तार तेज कर लो, हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर हो रही थीं और स्याह कार जिस अंदाज में कलाबाजियां खाती हुई रोड पर गिरी, उससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि उसमें मौजूद अफराद बुरी तरह जख्मी हुए होंगे और यह भी मुमकिन था कि उनमें से एक दो जिंदगी की सरहदों को भी पार कर गए हों। दानिश ने नौजवान के हुक्म पर गाड़ी की रफ्तार दोबारा तेज कर दी और मेरी तरह शायद वो भी इसी बात का मुंतज़िर था कि कोई एक लम्हा ऐसा मयसर आ जाए जो बाजी को पलट दे, लेकिन वो तीनों जरूरत से ज्यादा ही मोहतात थे और आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद नौजवान के हुक्म पर गाड़ी का रुख बाईं जानब हो गया और उस तरफ से साहल का इलाका कुछ दूर जरूर था, लेकिन वहां सिर्फ वही लोग जाते थे जिनके बंगले नुमा हिस्ट होती थी और उन लोगों पर बेशतर या बड़े बड़े सियासी लोग थे या फिर वो लोग थे जो करोड़ों में खेलते थे। उनके अलावा मिलिट्री की 2-4 हट्स भी उसी तरफ वाक़या थी।
اور ہٹ کی ملکیت نہ رکھنے والے غیر ملکی بھی سن بات کے لیے ادھر ہی کا رخ کرتے، اور درمیان میں ایک چیک پوسٹ تھی جس سے صرف وہی گاڑیاں گزر سکتی تھیں جن کی ونڈ اسکرین پر ایک مخصوص قسم کا اسٹیکر چسپاں ہوتا تھا۔ اور چنانچہ چیک پوسٹ آنے سے بیشتر ہی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے وہ اسٹیکر بھی جیب سے نکال کر ونڈ اسکرین پر لگا دیا۔ 10 منٹ بعد ہماری گاڑی چیک پوسٹ سے بآسانی گزر گئی، اور اسٹیکر کی موجودگی میں کسی چیکنگ یا تلاشی کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی۔ چیک پوسٹ سے گزر کر ہمیں ساحل تک پہنچنے میں 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے، اور ساحل پر جو ہسٹ بنی ہوئی تھی ان کو اتنی دور اور فاصلے سے جگہ فراہم کی گئی تھی تاکہ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں کوئی خلل نہ پیدا ہو سکے۔ اور اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے ایک ایسی ہی ہٹ کے سامنے گاڑی روکنے کو کہا۔ ہمارے اور دانش کے لیے گاڑی سے نیچے اترنے کی مہلت ہی کافی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس کا موقع نہیں مل سکا۔ گروپ لیڈر کچھ زیادہ ہی چالاک اور دور اندیش ثابت ہوا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے پستول کے دستے سے دانش کے سر پر پچھلی جانب بھرپور ضرب لگائی، اور دانش کی گردن ایک جانب ڈھل گئی۔ اور میرا ذاتی خیال تھا کہ اب دانش کم از کم 2-3 گھنٹے سے بیشتر ہوش میں نہیں آ سکے گا، اور مجھے نیچے اتارنے کے لیے بھی انہوں نے غیر معمولی دور اندیشی سے کام لیا۔ اور پہلے اگلی نشست پر بیٹھا ہوا نوجوان نیچے اترا، اور پھر اسی نے میری طرف کا دروازہ کھولا۔ فی الحال میرے پاس کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ بساط کا رخ پلٹ سکتا۔ مجھے یہ بات نیچے اترنے سے پہلے ہی باور کرا دی گئی کہ ایک ذرا سی حماقت میری کھوپڑی میں کئی روشن دان کھول دے گی، اور میں نے نیچے اتر کر ساحل کی طرف دیکھا۔ وہ دور دور تک کوئی مقامی شخص نظر نہیں آیا، اور 2-4 غیر ملکی البتہ چمکتی ریت پر چت اور اوندے پڑے سورج کی شعاؤں سے توانائی حاصل کرنے کی خاطر آنکھ بند کیے سن بات لینے میں مصروف تھے۔ اور مجھے قریبی نظر آنے والی اسٹیل گرے والی ہٹ میں داخل ہونے کا حکم ملا، اور میں نے حکم کی تعمیل میں گریز نہیں کیا، اور مجھے معلوم تھا کہ ان کا مجھے جان سے مارنے کا ارادہ نہیں، ورنہ وہ اتنی کھڑا کبھی مول نہ لیتے۔ اور مجھے ایک بات پر حیرت بھی تھی کہ ابھی تک انہوں نے میری جامع تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی۔ میرا آٹومیٹک ریوالور بغلی ہولسٹر میں موجود تھا، جو انتہائی مایوسی کی حالت میں میرا آخری سہارا بن سکتا تھا، مگر میری یہ خوش فہمی بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، اور ہٹ میں داخل ہوتے ہی مجھے آٹومیٹک سے بھی محروم کر دیا گیا، اور ہم جس کمرے میں داخل ہوئے اسے بطور ڈرائنگ روم کے نہایت قیمتی ساز و سامان سے راستہ کیا گیا تھا۔ گروپ لیڈر کے حکم پر میں دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ایک پرتعیش بیڈ روم تھا، جہاں ایک کرسی سے کم سن لڑکی کو رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا، اور اس کے چہرے کے نقش و نگار بے حد حسین تھے، اور اس کی غزالی آنکھوں سے ہلکا ہلکا خمار چھلک رہا تھا، اور لباس اتنا باریک تھا کہ اگر اس کی ضرورت بھی نہ محسوس کی جاتی تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ عمر کے اعتبار سے وہ ندا سے بھی زیادہ کم سن اور بھولی بالی تھی، اور پھر اسے باندھ کر کیوں رکھا گیا؟ اس کی آنکھوں میں خوار کی وہ کیفیت کیوں موجود تھی؟ اور اس کے گداز جسم کو نیم اریاں رکھ کر زیادہ سحر انگیز بنانے کی کوشش کس لیے کی گئی تھی؟ اور وہ کون تھی؟ کیا اسی اس ہٹ میں زبردستی لایا گیا تھا؟ اور میں انہی سوالات کے جواب میں سوچ رہا تھا کہ میرے کان میں گروپ لیڈر کی سپاٹ آواز گونجی۔ یہ خوبصورت اور حسین کلی جو ابھی کھلی نہیں ہے، بطور خاص تمہارے لیے پیش کی گئی ہے، اور تمہیں اسے کلی سے پھول بنانے کی خاطر 1 گھنٹے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اگر تم نے ہمارے کہنے پر عمل کیا تو جگت نارائن تمہیں جان سے نہیں مارے گا، تم زندہ رہو گے، لیکن ناکامی کی صورت میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ تمہیں اور اس حسین لڑکی کو لباس کی قید سے آزاد کر کے تمہاری کچھ تصویر بنا لے، اور اس کے بعد لڑکی کو گولی مار دی جائے، اور میرا خیال ہے کہ تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ اس نے مسکرا کر اپنا جملہ مکمل کیا اور پھر باہر نکل گیا، اور باہر سے خود کار سسٹم کے ذریعے دروازہ لاک ہونے کی مدھم سی آواز بھی سنائی دی، اور میں نے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد لڑکی کی طرف دیکھا جو مجھے بڑی مخمور نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں متضاد کیفیات آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں، اور میں آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جگت نارائن کی جانب سے صحت مند اور سحر انگیز تحفے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جگت نارائن کا وہ حسین تحفہ میری سمجھ سے بالا تر تھا، اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید اس طرح وہ میری غیر شائستہ تصاویر حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اور جس کے بعد وہ آسانی سے مجھے بلیک میل کر سکتا تھا، اور پے در پے ناکامیوں کے بعد
वो होचे हथकंडों पर उतर आया और मुझे इतने बड़े मुजरम से, जो देश भगत भी था, इतनी छोटी और घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। और लड़की बदस्तूर मुझे मखमूर निगाहों से देख रही थी। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और वो नशे की कैफियत से जरूर दो चार थी, लेकिन वो शराब नहीं हो सकती थी जिसने उसकी आंखों में लाल डोरे पैदा कर दिए। शराब होती तो उसकी महक भी जरूर होती। लड़की को शायद कोई और तेज नशा आवर शय इस्तेमाल कराई गई थी, जिसने उसके जहन को माउफ कर दिया और उससे अच्छे और बुरे के बारे में सोचने की तमीज भी छीन ली थी। और उसे इस वक्त इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो किस लिबास में है और उसे कुर्सी से बांध कर रखा गया है। मुझे करीब देखकर उसने उठने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। क्या तुमने मुझे बांध रखा है? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। तुम्हारा क्या नाम है? नाम? उसने मस्ती के आलम में मुस्कुराकर बड़े ही मैनीखेद अंदाज में जवाब दिया। नाम में क्या रखा है? और मैंने उसको रस्सियों की बंदिशों से आजाद कर दिया। एक लम्हे तक वो अपनी कलाई सहलाती रही और फिर उठकर खड़ी हो गई, लेकिन अगर मैंने उसे थाम ना लिया होता तो शायद लड़खड़ाकर गिर गई होती। आहिस्ता से उसे सहारा देकर मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? उसने पहली बार अतराफ पर एक तायराना नजर डाली और फिर कहा, यह जगह यकीनन हसीन और आरामदाह है।